वशिष्ठ संस्कृत हिंदी संगम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी चर्चा करेंगे भारत की राजभाषा के रूप में। आप सभी लोग जानते हैं जब भी पूछा जाता है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है तो हम लोग कह देते हैं कौन सी है, हिंदी है। लेकिन हमें जानना होगा कि हमारे भारत के पास कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर के हमारी राजभाषा है। क्यों और कैसे, इस स्वरूप को हम लोग समझते हैं। देखिए, हिंदी की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 13वीं सदी पूर्व में। क्यों? क्योंकि इस समय हम लोग हिंदी को कहते थे जबान ए हिंद। हिंदुस्तान में हम लोग रहते थे इसलिए हमारी भाषा कही जाती थी जबान ए हिंद। अच्छा, इसके पहले क्या था? स्थिति इसके पहले भी थी, लेकिन कैसे थी? सभी आदिकालीन भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। ध्यान देंगे इस लाइन पे। हम सभी संतानें हैं आर्य की, और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। कुछ समय बाद मध्य एशिया से हमारे यहाँ आगे कौन? पाली। उसके बाद दोनों ही लोग कहाँ गए? जंगलों में निवास करने को। क्यों गए जंगलों में निवास करने को? संस्कृत सभ्यता जो थी आधारित थी किस पे? वेदों पे। ठीक। अच्छा, जो पाली सभ्यता थी ये भी कुछ ना कुछ वेदों पर ही आधारित थी, और इन दोनों से मिक्स होकर ही प्राकृत भाषा बनी थी। इसलिए जो कुछ भी वेदों में था उसी का अनुसरण ये लोग भी कर रहे थे। तो प्रमुखता वेदों में 4 आश्रम था। तो चौथे आश्रम यानी वानप्रस्थ आश्रम में लोग जंगल जाते थे और वेद वेदांगों का अध्ययन करते थे। प्राकृत के बाद हमारी भाषा कौन सी आ गई? अपभ्रंश। अपभ्रंश माने कौन सी? टूटी फूटी। तो हिंदुस्तानी है ना हम लोग, तो क्या होता है बहुत दिन तक हम लोग किसी को, पड़ोसी को बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने कह दिया ऐसा है कि जो मेरी हिंदी ली थी वापस कर दो। तो कैसे वापस करेंगे? तो क्या निकला? अपभ्रंश यानी टूटी फूटी हिंदी। इसके बाद हमारी भाषा आई अवहट्ट। अवहट्ट को हिंदी का सुधारात्मक काल कहते हैं। और उसके बाद शुरू हुई हमारी प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। तो अब प्राचीन प्रारंभिक हिंदी कहां शुरू हुई? 13वीं सदी से शुरू हुई। तो 13वीं सदी के, किस सदी के? 13वीं सदी के उत्तरार्ध में हमारे यहां आए कौन? अमीर खुसरो आए। आप लोग जानते होंगे खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी। तूतीय हिंद क्यों कहा गया था इनको? हिंदी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो विच्छेद करके देख लीजिए। तोताए हिंद क्यों कहा गया था? क्योंकि ये भाषाओं को रट रट के सीखे थे, वास्तव में इनको हिंदी आती नहीं थी। ठीक, फारसी कभी थे, इसीलिए इनको तूतीय हिंद कहा गया था। तो देखो हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो ये तो परंपरा हम लोग की बड़ी पुरानी है ना। तो खुसरो भी हमारे यहाँ आए तो अपने यहाँ से एक चीज ले आए, वी प्रत्यय। और अब हमारी हिंदी क्या कहलाने लग गई? हिंदवी कहलाने लग गई। ठीक। सदी कौन सी आ गई? 14वीं सदी आ गई। तमाम सही रचनाएं शुरू हो गई थी। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये हिंदी का प्रयोग भी शुरू हो गया था। इसके बाद 14वीं सदी में एक फिर से फारसी कवि आए और इनका नाम क्या था? आफी। आफी जब आए तो अपने साथ प्रत्यय लाए, कौन सा? बड़ी ई। और अब हमारी हिंदी क्या कहलाने लगी? हिंदी कहलाने लगी। देखिए 13वीं सदी बीत गई, 14वीं सदी भी बीत गई। 15वीं और 16वीं सदी ये हिंदी राज्यों के उदय का काल था। तो इसलिए इस समय कौन सी रचनाएं हुई? अपभ्रंश वाली रचनाएं हुई। 16वीं सदी में जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, टाइम किसका था? जहांगीर का। प्रथम अंग्रेज भारत आ चुका था, है ना। इतिहास से हम लोग समझते चल रहे हैं ताकि हम लोग को जानने में और ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो जहांगीर का समय आ गया था, अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए थे। तो आप लोग जानते हैं ना, अंग्रेज सिर्फ कानून की बात करके और पूरे भारत में छा गए थे। तो इन्होंने पहले तो ये आ गए, अब कानून की बात करते 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 हमारे यहाँ बोलबाला हो गया किस विषय का? इंग्लिश का। मैकाले ने कहा था ना कि छन छन की इंग्लिश हम लोगों तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इंग्लिश का बोलबाला हुआ और हिंदी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगी। कुछ समय के पश्चात नवजागरण काल के पहले एक व्यक्ति आए, कौन?
भारतेंदु जी। पूरा नाम जानते हैं ना आप लोग इनका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी का नाम हरिश्चंद्र जी था, ना कि भारतेंदु था। लेकिन जिस समय अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि दी, ठीक उसी समय हमारे भारतीय साहित्यकार मंडली ने भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि दी। भारत प्लस इंदु यानी भारत का चंद्रमा। क्यों कहा गया ऐसा? अब देखो, भारतेंदु जी ने सबसे पहले कैसी स्वतंत्रता, भाषाई स्वतंत्रता की पहल शुरू की। कैसे शुरू की? देखिए, उस समय अंग्रेज थे, लिखने पढ़ने कुछ देते नहीं थे। तो इस ऐसे में क्या किया भारतेंदु जी ने? इन्होंने एक साहित्यकार मंडली वो जो है अपने घर में जो है बुलाते रहते थे अक्सर। और जब भी उनको बुलाते थे, देखिए उस समय साहित्यकार गरीब हुआ करते थे, तो ये उनको खाने पीने की व्यवस्था करते थे और कुछ पूंजी भी देते थे, जिससे कि उनका घर गृहस्थी चलता रहे और वो आराम से साहित्य रचना करते रह जाए। इन्होंने पहल किया, एक नाटक लिखा सती प्रताप के नाम से, जो कि एक नुक्कड़ नाटक था। सती प्रताप में इन्होंने भारतीय महिलाओं को जागृत करने के लिए विशेष नुक्कड़ नाटक किए। उसके बाद इन्होंने एक बाला बोधनी नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जो भारतीय लड़कियों को जागृत करने के लिए थी। कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका निकाली, जो विशेष हिंदी भाषा में ही लिखी गई पत्रिका थी। इस तरीके से हम भारतीयों में धीरे धीरे अपने भाषा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद सन 1933 से लेकर 1935 में, जब बहुत जोरों पर यह बात थी कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ऐसे में क्या हुआ कि जब हमारे सभी भारतीय मांग करने लगे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, तो अंग्रेजों ने फिर से वही अपनी कूटनीति फैलाई, कानून वाली बात बता दी। क्या बताया? इन लोगों ने कह दिया कि आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो सकती है, क्योंकि मुसलमान भाइयों, अगर हिंदी की लिपि देवनागरी होगी तो आप तो इसी समय निकल जाएंगे। तो क्या हुआ? ऐसे में बैरिस्टर कौन? मालवीय जी। जानते हैं ना आप लोग, मदन मोहन मालवीय जी बैरिस्टर थे। तो इन्होंने एक तरीका निकाला, 1933 और 35 के मध्य एक कानून निकाला गया, जिसमें बताया गया कि अब से कचहरी की भाषा क्या होगी? उर्दू होगी। और तब से लेकर आज तक आप लोग देखिए, वकील, अहलमत, पेशकार, मुंशी, मुंसब जितने भी हैं, सब क्या है? उर्दू हैं। एक समस्या का समाधान हो चुका था। उसके बाद क्रांति ने धीरे धीरे गति पकड़ ली। वार्धा योजना और गुजरात सभा में गांधी जी ने सभी भारतवासियों में बहुत जोरदार उद्घोष किया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के लिए। इस तरीके से धीरे धीरे कर कर हम लोग अपनी राष्ट्रभाषा की मांग करने लगे। जब मांग बहुत तेज हो गई, अंग्रेज जान गए कि अब हम लोगों को इनकी मांग माननी ही पड़ेगी। ऐसे में अनुच्छेद कौन सा? 343, अनुसूची 8 और भाग कौन सा? 1, वो भी किसमें? का में। ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। अब तय हो गया कि इस अनुसूची, इस अनुच्छेद के तहत आपके भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर दी जाएगी। लेकिन फिर अंग्रेजों ने कानून वाली बात बता दी कि आपकी राष्ट्रभाषा तो हो ही नहीं सकती। सही भी था, आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो देश के अधिकांश राज्यों की राजभाषा हो, या फिर राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो देश के अधिकाधिक लोग अपनी भाषा में बोलचाल के लिए यूज करते हो। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो देश के बाहर संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकमात्र भाषा हो, या फिर संविधान की एकमात्र भाषा हो। हमारी हिंदी के साथ कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी। अब राजभाषा क्यों? पंडित जी लोग आते हैं ना घरों में, कह देते हैं जाओ राज करो। तो राज क्या होता है? कहीं राजवाज है? नहीं है ना। तो राज का मतलब होता है श्रेष्ठ समय व्यतीत करो। तो इस तरीके से हिंदी को देश में सबसे ज्यादा लोग बोल रहे थे, सबसे ज्यादा, यानी उस समय भी 8 राज्यों की राजभाषा थी। भारत के बाहर भी अगर व्यक्ति चाहे तो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदी का प्रयोग कर सकता था। इसलिए अनुच्छेद 343 अनुसूची 8 भाग 1 का की समवर्ती सूची में रखते हुए हिंदी को हमारे देश की क्या घोषित किया गया?
राजभाषा। इसकी लिपि क्या हुई? देवनागरी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? ये राजभाषा समिति की बात कर रहा है, बीजी खरे। अच्छा, प्रस्तावक यानी राजभाषा के लिए प्रस्ताव किसने दिया था? प्रथम प्रस्तावक कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम पहले इस पे ध्यान देते हैं, फिर और चर्चा करते हैं। 13वीं सदी पूर्व हमारे भारत में हिंदी किस नाम से जानी जाती थी? जबान ए हिंद के नाम से जानी जाती थी। हमारी आदि भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अच्छा, संस्कृत के बाद बदलते स्वरूप में अपभ्रंश से पुनः हमारे हिंदी की शुरुआत हो गई। हिंदी का सुधारात्मक काल औहट कहा, और प्राचीन प्रारंभिक हिंदी से हमारे साहित्यों की रचना और वास्तविक हिंदी की शुरुआत हो गई। 13वीं सदी के उत्तरार्ध में खुसरो आए, जिन्हें हम तूतीय हिंद भी कहते हैं। साथ साथ खुसरो के बारे में हम कुछ और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। खुसरो ने भारत में कव्वाली गायन, ख्याल गायन का सबसे पहले शुरुआत किया। साथ साथ खुसरो ने भारत का प्रथम शब्दकोश भी लिखा है। किसको पढ़ाने के लिए? पैटर्न बदल रहा है ना इस समय परीक्षा का, तो मान लो पूछ ले कि किसके शासनकाल में, तो खुसरो ने वैसे तो 5 राजाओं का शासनकाल देखा था, लेकिन खुसरो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ाने के लिए आए थे। उसको हिंदी पढ़ाने के लिए इन्होंने सबसे पहले खालिक बारी नाम का हिंदी शब्दकोश लिखा था, जो अरबी ठू हिंदी में लिखा हुआ था। उसके बाद भारत की बोलियों का वर्गीकरण करने के लिए अमीर खुसरो ने नूहे सिपाहर नाम की एक किताब लिखी, जिसमें भारत की सभी तत्कालीन 17 बोलियों का वर्गीकरण था। ठीक है। अच्छा, खुसरो के बाद हमारे यहाँ कौन आए? ऑफी आए, और ऑफी ने सबसे पहले हिंदी को क्या कहा? हिंदी कहा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? समय बीतता गया, 57 की क्रांति शुरू हो गई, जब चारों ओर क्रांति थी, कहीं भाषा के लिए, कहीं धर्म के लिए, कहीं जाति के लिए, कहीं कृषि के लिए, कहीं उद्योग के लिए, कहीं व्यापार के लिए। तो उस समय एक क्रांति किस चीज की शुरू हुई? भाषा की। और भारत में भाषाई क्रांति के जनक कौन कहे गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहे गए। सबसे पहले इन्होंने ही भाषा के लिए लड़ाई छेड़ी। हरिश्चंद्र जी ने, हमने पहले भी आपको बताया, बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली, सती प्रताप नामक नुक्कड़ नाटक लिखा, कवि वचन सुधा नामक हिंदी पत्रिका लिखी, भारतेंदु ने मंडली का निर्माण भी किया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने भारतीय क्रांति भाषा के लिए जो है उद्घोषित कर दी। मालवीय जी ने 1933 से 35 में कचहरी की भाषा क्या बना दी? उर्दू बना दी। उसके बाद गांधी जी ने वर्धा और गुजरात सभा में हिंदी की जबरदस्त मांग की। फिर क्या हुआ? फिर एक समय ऐसा आया जब संविधान का निर्माण होने लगा, तब अनुच्छेद 343 अनुसूची 8 भाग 1 का में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया और लिपि देवनागरी बना दी गई। साथ ही प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे रहे और प्रथम प्रस्तावक गोपाल स्वामी अयंगर रहे। एक छोटी सी बात हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग जब 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो हम लोग को बताया जाता है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी, और उस समय हम लोग को एक ही चीज बताया जाता है कि हिंदी। तो क्या वो सब गलत बताया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत की मानक राष्ट्रभाषा आज भी हिंदी है। मानक राष्ट्रभाषा यानी मानी हुई, जब कोई नहीं है तो सबसे सही स्थिति में कौन है? हिंदी। इसीलिए मानक राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप लोग लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे, और साथ साथ कमेंट भी करें जो भी आपको अच्छा या बुरा लगे।